हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। और कैसा है जोश? हाउ इज़ द जोश? तो जोश शुड बी ऑलवेज हाई। ठीक है, डरना नहीं है। किस चीज़ का डर है ना? एग्ज़ाम ही तो है, हो जाएगा। बस ट्रस्ट ऑन मी। जितना आप लोग कर रहे हो करो। और मेरे से जो ऑपरेशन हो रहा है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और मैं आपको इतना करवा दूंगा कि अगर आप 5 10 15 20 नंबर से छट रहे हो तो कभी नहीं छट पाओगे। एक्सेस आएगा, कट ऑफ मार्क्स से 10 नंबर एक्स्ट्रा आएगा आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि इकोनॉमी वाले क्लास में हमने बताया था कि बॉन्ड जो है कोई चीज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई भी कंपनी जो है वो लाती है और उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो वैसा वाला बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। इसके पहले ना इसका बॉन्ड के जैसा ना कुछ था नहीं। ठीक है, तो क्या करते थे जो भी डोनेटर्स हैं वो या तो चेक में देते थे, ठीक है, या तो कैश में पेमेंट करते थे। जो कि अगर 20,000 से ऊपर हो, ये कहाँ बोलता है, ये आरपीए एक्ट का ये आरपीए एक्ट का आरपीए एक्ट का आपका जो सेक्शन 29C है, 29C है, ये बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंट्रीब्यूशन अगर 20,000 के ऊपर लेती है तो उसको जो है चेक में लेना पड़ेगा। लेकिन इसको फर्दर अमेंडमेंट किया गया है और उसको लिमिट को बढ़ाया गया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड विल बी फॉल इन दिस सेक्शन। ओके, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, वो लिख के लाया हूँ मैं आप लोग के लिए। तो नो वरीज। ओके, चलो पढ़ते हैं इसको। तो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 एंड 18। देखो ऐसे टॉपिक ना तो उतना रिलेवेंट रह नहीं जाता है क्योंकि इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको क्रॉस कर दिया। ओके, तो चलो देखते हैं। तो 2017-18 में बजट के थ्रू लाया गया था और लॉन्च किया गया 2018 में। 5 जजेस बेंच ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, फॉर वायलेटिंग द राइट्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ वोटर इंश्राइंड इन आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज 1 इसमें। ठीक है, अब आपको आर्टिकल 19 तो पता ही होगा, कितने सारे राइट्स दिए गए हैं उसमें। ओके, हाँ, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं वो बताने लगूंगा तो करंट अफेयर्स का कम, पॉलिटिकल क्लास ज़्यादा हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या हाईलाइटेड किया, दैट इज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। हाँ, इक्वलिटी, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, है ना, तो ये तो इक्वलिटी के अगेंस्ट है ना। जैसे कि आपने सुना भी होगा अरविंद केजरीवाल वाले केस में। और अभी तक के तो बीजेपी के ही सबसे पास ज़्यादा एक इंफॉर्मेशन है, बीजेपी ही ने ही सबसे ज़्यादा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत डोनेशन ली है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और इसमें आपने केस भी सुना होगा एसबीआई को किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और बोला कि आपको 1-2 दिन के भीतर में आपको बताना होगा, आपको पब्लिश करना होगा। समझ रहे हो ना, मतलब बैंक पब्लिश भी नहीं कर रही थी कि किसका कितना बॉन्ड आया। ओके, तो इसी के बेसिस पे इसको मतलब स्टड डाउन कर दिया जाता है। चलो, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। ए बियरर इंस्ट्रूमेंट इन द नेम ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटरेस्ट इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया वाज एलिजिबल टू परचेज द बॉन्ड। अगर आपसे बोलेगा कि एनी फॉरनर, कोई भी दे देगा कि एनी एनी पर्सन हु आर लिविंग इन इंडिया, वो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था? नहीं। ठीक है, सिटीजन, यही रिमेंबर करना है। तो और क्या क्या इसमें मल्टीपल्स था, कितना वैल्यू में इसको किया जा सकता था? 1000। अब उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10,000, 1 लाख एटसेट्रा फ्रॉम द स्पेसिफाइड, नॉट एवरी ब्रांच। ठीक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इट वाज नॉट यूज टू द कैरी द नेम ऑफ पेई। ठीक है, उसमें पेई का नाम भी नहीं लिखना था। ठीक है, लाइफ स्पैन कितना होगा? 15 डेज। 15 डेज के बाद वो मतलब उसका खत्म हो जाएगा टेन्योर। ठीक है, अब देखो क्या है ना, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बस एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसको याद रखते अभी जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो सेक्शन 29A बोलता है, सेक्शन 29A बोलता है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है वो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी
वो कौन करेगा? वो करेगी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैन एनीवन से इन विच आर्टिकल मेंशन है आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? ठीक है, 324 सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का उसको ये दिया गया है। ठीक है, ओके। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 325। 325 में क्या लिखा हुआ है? कैन एनीवन से? 326 तो सबको बता देगा, 326 पहले बता दो। क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है इसमें, है ना? 325 में क्या है? देखो 325 में ना जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, पहले कॉमनल इलेक्टोरेट के बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कोई ऐसा इलेक्टोरेट नहीं होगा। ये आप लोग लक्ष्मीकांत से या कहीं से भी बेयर एक्ट से देख लोगे। ठीक है, तो जो RPA एक्ट का सेक्शन 29A जो है वो क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है लेकिन डी रजिस्टर करने का पावर ECI को नहीं दिया गया है। तो मेंस में आप लोग लिख सकते हो कि डी रजिस्टर करने का भी पावर देना चाहिए। ठीक है, ओके, किसको? ECI को। ओके, चलो। तो और क्या है? सेक्शन 29B बोलता है ना, सेक्शन 29B ही बोलता है कि कंट्रीब्यूशन जो भी है टेकन बाय पॉलिटिकल पार्टी। ओके, ये है सेक्शन 29B। सेक्शन 29C जो है ना वो क्या बोलता है कि डिक्लेरेशन ऑफ डोनेशन, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है देखो, डिक्लेरेशन ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना डोनेशन को डिक्लेयर नहीं करती थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी कमेटी आई। ठीक है, और जैसे कि आपका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने भी बोला, उसके बाद लॉ कमीशन ने भी बोला कि आपको करना है, लेकिन किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये ट्रेंड चले आता रहा है अभी तक के। तो आगे देखते हैं। द बॉन्ड अंडर द स्कीम वाज यूज्ड टू अवेलेबल फॉर परचेज फॉर द पीरियड ऑफ 10 days ईच इन मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। अब ना आप 2 महीना का गैप ले लोगे। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च का गैप, अप्रैल, मई, जून का गैप, जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर। ओके, और 30 days इन एडिशन ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। एक तरह का बियरर इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट था। इंटरेस्ट फ्री है, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और 1000, 10,000, 1 लाख मैंने बता ही दिया, यही इंपॉर्टेंट था। लाइफ स्पेन 15 days का है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और सब पॉइंट है जो हम लोग देख लेते हैं। ओके, हाँ चलो देखते हैं। देखो गोस्वामी कमेटी अगर दे दिया जाएगा, वोहरा कमेटी, क्योंकि BPSC का ये फेवरेट टॉपिक रहा है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, गोस्वामी कमेटी 1990, वोहरा कमेटी 1993, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, एक 1990 में, गोस्वामी वाला, वोहरा वाला 1993। ईयर नहीं पूछेगा, बस ऐसा ही मैं बता दे रहा हूँ। इंद्रजीत गुप्ता 1998, ये कमेटी था इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। इसमें इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने क्या बोला कि जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होने से जो पार्टी अपनी मनमानी करते हैं और जो क्रिमिनल्स माइंडेड का जो पैसा है, क्रिमिनल्स का जो पैसा है वो ना आ सके। ठीक है, क्रिमिनल्स जो है डोनेटेड इलेक्शन नहीं हो सके। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा ना मिले इससे। ठीक है, और क्या, और 2015 में लॉ कमीशन बोलता है कि जो है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है इसमें, बस अभी के लिए ये मेंस में लिख सकते हो, लॉ कमीशन बोला है कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए। ये भी बोल सकते हो कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी बोले थे ऐसे। ये आपको बस याद रखना है। गोस्वामी कमेटी, वोहरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी वॉज रिलेटेड टू कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यार देखो, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक शेयर किया करो। ओके, और जो भी चीज़ पे, जैसे मैं अभी CMS कॉप वोटिंग करने वाला हूँ, क्या मैं आप लोग को इन्वायरमेंट का जितना भी इम्पोर्टेंट कॉप रहा है आज तक के, तो कैसे ओरिजिन में आया, ठीक है, क्या रियो अर्थ समिट था, कैसे UNEP बनता है, क्या स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, क्या आपका वेटलैंड कमिटी का रिपोर्ट बोलता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे आता है पिक्चर में। ठीक है, और जितना भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है जो POP पे है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे है, तो से क्वेश्चन बनने की चांस बनती है, इसलिए आप बोलोगे तो करवा दूंगा मैं। ठीक है,
और नहीं बोलोगे तो नहीं करवाऊँगा यार, क्योंकि बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलता कहीं पे। ओके, चलो कोई बात नहीं, मन होगा तो ला देंगे, नहीं तुम नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं। तो 14 कमेटी ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है टू द कन्वेंशन ऑफ ऑन द कंजर्वेटिव माइग्रेटरीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, CMS, ठीक है। कहाँ हुआ है ये? तो हुआ है आपका समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान में 2024 में 12 से लेकर 17 फरवरी तक के। ओके, कैन एनीवन से कि उज्बेकिस्तान का बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है? ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका उज्बेकिस्तान, मैं रफ में बना रहा हूँ, आप याद करते चलना, ठीक है। ये कौन सा रहा? ये है कजाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद कौन सा रहा? उसके बाद रहा ये किर्गिस्तान, ठीक है। कजाक के बाद के बाद के, ठीक है। उसके बाद कौन सा? तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान कौन सा है? ये तजाकिस्तान है, ठीक है। और तजाकिस्तान के बाद ये हल्का सा बाउंड्री लगता है इसका अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है। और ये कौन सा कंट्री है? ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और इधर से कजाकिस्तान कहीं लग जाता है। तो कौन क्या क्या देखा हमने? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बोलते रहोगे मेरे साथ। ओके, ये है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। मैंने कैस्पियन सी वाला याद कराया था, कैन एनीवन से? कैस्पियन सी, कटियार, ठीक है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रसिया। मैं राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो तारीख भी लोग याद करते हैं। चलो, और अरालसी बताओगे? अरालसी विच इज श्रंकिंग, पूछ रहे हैं किसके किसके बीच में है अरालसी? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, काज और उज के बीच में अरालसी, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने देख लिया कि CMS हुआ है, क्या होता है CMS, ये देखते हैं, ठीक है। स्लोगन लिखा हुआ है, नेचर नोज नो बॉर्डर, ऑब्वियसली होना ही चाहिए। देखो, ये इंटरनेशनल मीटिंग होता है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है ना, उसमें गवर्नमेंट के भी पर्सन जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट होते हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे कि NGO हो गए और भी बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे ट्रैफिक क्या है बताओगे? ट्रैफिक क्या है? तो ट्रैफिक इज ए टाइप ऑफ NGO, ठीक है, NGO, ठीक है। और किसके WMO और UNEP ने मिलकर बनाया है उसको। और साइट्स मैंने कल बताया था, वाशिंगटन कन्वेंशन 1963, ओके, तो याद होना चाहिए। चलो, तो ये कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटिंग स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट है, इट इज़ ट्राइएनियल इवेंट, ठीक है। तो इसमें ना जो भी तुम्हारे माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उसमें ना ये भी आ जाता है, टेरेस्टेरियल हो, मरीन हो, एवियन हो। एवियन मतलब जो आसमान में उड़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है, UNEP के अंदर आता है। UNEP कब बना था? 1972 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एट नायरोबी। नायरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। मैंने बताया था कि जो लेक विक्टोरिया है उससे BPSC क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैंने KUTA से ट्रिक, आपको कुत्ता से ट्रिक मैंने याद करवाया था, दैट इज केन्या, युगांडा, तंजानिया। ओके, चलो, तो नोन एज बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा तुमसे यही कि बॉन कन्वेंशन किसको बोलते हैं और कब हुआ? तो 1979 में हुआ, ठीक है। और फोर्स में आया 1983 में। इसी समय इंडिया इसको ज्वाइन करता है, ठीक है। और ज्वाइन करता है तो ये ट्रीटी जो है नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है एक तरह का, ठीक है। 1983 में साइन करता है, नॉन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, और ठीक है, नोट साइन फॉर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ओके, विथ अ स्पेशल फोकस ऑन, देखो इन्होंने आधा अधूरा ही लिखा है, विथ स्पेशल फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ अमूर फाल्कन। कैन एनीवन से कि ये अमूर फाल्कन क्या है? तो ये मैंने जैसा कि बताया, एवियन बर्ड, ठीक है। तो ये और ये ना नागालैंड में फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल सुना होगा आपने, और अमूर फाल्कन भी फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको टोकिन इमोंग भी बोलते हैं, ठीक है। तोखू इमोंग मैं लिख दूँ, तोखू इमोंग भी बोलते हैं। ये पता नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, तोखू इमोंग, ठीक है, नागालैंड में, ठीक है, फेस्टिवल होता है, ओके। पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है तोखू इमोंग, इसके लिए, और ये अमूर फाल्कन के लिए, अमूर फाल्कन फेस्टिवल भी, इसको तोखू इमोंग भी बोला जाता है।
अब बताओगे ये जो है ना 20,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर तक के मतलब दूरी तय करती है, जैसे रसिया से यहाँ आ गई, ठीक है। अब बताओ अमूर रिवर अमूर फेमस फॉर व्हाट? तो रिवर अमूर जो है वो बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच में? रसिया और चाइना के बीच में, रसिया और चाइना के बीच में, ठीक है, रिवर अमूर। ओके, कैन एनीवन से कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ द ये आपका रसिया कौन सा है? तो रिवर वोल्गा। वोल्गा ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी। ओके, कैस्पियन सी, ठीक है। चलो देखो यार, मेरे से जहाँ तक लगता है मैं बता दूँ मुझे जो आता है। ओके चलो, अब इसका अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 होता है। अपेंडिक्स 1 में क्या है? जो ये आपका CMS है जिसको हम लोग बॉन कन्वेंशन बोल रहे थे। बॉन चैलेंज से इसको कंफ्यूज मत करना, बॉन कन्वेंशन 1979। ओके, तो इसमें थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज का है ये। उसके बाद माइग्रेटरी स्पीसीज विद रिक्वायर्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। पहला में थ्रेटेंड है माइग्रेटरी स्पीसीज, दूसरा में जो विच रिक्वायर्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन वैसा है। इंडिया देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि COP13 जो हुआ था CMS का बॉन कन्वेंशन का, वो गांधीनगर में 2020 में हुआ था। इसको आप लोग याद कर लोगे। क्या क्या आउटकम हुआ कि GPAP बनाना है, ग्लोबल पार्टनरशिप ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी लॉन्च, CMS अपेंडिक्स अमेंडेड और 14 नए स्पीसीज को जोड़ा गया है। थोड़ा सा दिमाग में रखोगे कि 14 एडिशनल ऑफ स्पीसीज हुई है। न्यू concreted action extended for 6 new species, agreement of an initiative सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज है ना, सबसे लार्जेस्ट फ्लाईवेज है आई थिंक सो। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग यूनिट विल बी एस्टैब्लिश इन इंडिया, ठीक है। CMS COP15 विल बी हेल्ड इन ब्राज़ील 2026। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट था। मैं इस पर एक वीडियो ला दूँ, जैसे 1971 में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन होता है, ठीक है, रामसर कन्वेंशन। उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जहाँ पे मिसेस मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जाती हैं। उसके बाद वहीं से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में विल लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UNEP। उसके बाद UN वहाँ से आती है इंदिरा गांधी और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करती है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ओके, इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर के बाद फिर हाँ, उसके बाद हम लोग जो है वो अभी देखिए बॉन कन्वेंशन देखे, ठीक है, वैसे ही इंडिया में क्या आता है। उसके बाद हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, तरीके से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को पहले आना चाहिए था इन द WPA 1972, ठीक है, WPA 1972। उसके पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आना चाहिए था, फिर आना चाहिए था। और बताओगे वाटर कंजर्वेशन वाला कब है? 98 आई थिंक, ये वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1984 या 83, ठीक है, मैं करवा दूंगा इसको अच्छे से। ओके, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट बताओगे 1992। और उसके बाद रियो अर्थ समिट, ठीक है, उसके बाद वहाँ से शुरू होता है, जैसे UNCBD हो गया आपका, ठीक है, उस COP शुरू होता है सबका, UNFCCC हो गया, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और UNCBD, UNFCCC और UNCCD कॉम्बैट ऑन डिजर्टिफिकेशन, ये सब रियो और समिट का आउटकम है। और उसी सब का COP चलता है। COP में बताया कि गवर्नमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या होता है, गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे हर कंट्री से जो मेंबर हैं, साइंटिस्ट जाएंगे, ठीक है, और NGOs जो होंगे, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो प्रोटेक्शन में उसका लीडिंग होंगे, इनिशिएटिव मतलब उनका होगा, वही जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। चलो देरी नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनसैट 3DS सैटेलाइट क्या है? तो ये इंडियन सैटेलाइट इसको बोलते हैं, INSAT, शायद इसका यही फुल फॉर्म है, मैं नहीं रिमेंबर कर पा रहा हूँ सही से, कोई बात नहीं। चलो, तो ये सेकंड लॉन्च ऑफ इसरो था 2024 का। कौन सा? INSAT 3DS, ठीक है, सेकंड लॉन्च ऑफ इसरो, मतलब इस साल का सेकंड लॉन्च था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉन्च कौन सा हो जाएगा? तो PSLV CA58 से एक्सपोसैट किए थे। एक्सपोसैट 4 जो एक्सरे पोलैरिमेट्री होती है ना, एक्सरे का हम लोग ऊपर में ये जो भी है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे एक्सरे का। ओके, एक्सरे का, ठीक है, ये एक्सपोसैट था PSLV C58। अब बताओगे PSLV 57, PSLV 57 फॉर व्हाट? आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 मिशन, ठीक है। चलो, PSLV C56 भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, देख लेना है। चलो, तो अभी हम लोग को जानना है कि जो है
जो ये है लॉन्च किया गया, कब किया गया? 17 फरवरी बाया GSLV F14। तो ये टोटल कितना सा कौन सा वाला लॉन्च था GSLV का? 16th लॉन्च। ओके, 2 अभी तक के फेल किया है, मात्र 2, यानी कि समझ लो कितना सक्सेसफुल रॉकेट है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे PSLV किसको बोलते हैं, GSLV किसको बोलते हैं, SSLV किसको बोलते हैं। चलो देखते हैं। ए कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इसरो एंड IMD, ये याद रखना, रिमेंबर करना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमेशा गलत देता है, और जहाँ भी मैंने बताया 2 ऑर्गेनाइजेशन हो, मैक्सिमम चांस बनता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखा है। तो 17 फरवरी को वैलेंटाइन डे के 3 दिन के बाद GSLV F14, ठीक है, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसरो एंड IMD का, और 16 मिशन ऑफ द GSLV था ये, ठीक है। फॉलो ऑन मिशन 3rd जनरेशन मेट्रोलॉजिकल, मैंने बताया अभी। एक पहला कब किया गया? तो पहला 2013 में। इसका INSAT 3DS का बता रहा हूँ। ये पहला INSAT वाज लॉन्च इन 2013। उसके बाद 2016, 3 साल का गैप है, ठीक है, 2013, 2016 और एक 2024। क्या काम है इसका? तो 3rd जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग करेगा, फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। पैसा कौन दिया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा, ठीक है, कहाँ पे है? तो सतीश धवन जो सेंटर है, लॉन्चिंग सेंटर है आंध्र प्रदेश में, वहीं से, ठीक है। तो डिजाइन फॉर इनहांसिंग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन सरफेस फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग, ठीक है। चलो इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। टू मॉनिटर द अर्थ सरफेस, कैरी आउट ओशियनिक ऑब्जर्वेशन एंड इन्वायरमेंट इन वेरियस स्पेक्ट्रल चेंजेस ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, टू प्रोवाइड द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द वेरियस मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा डाटा कलेक्शन एंड डाटा डिसिमिनेशन, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ओके, और कैपेबिलिटीज फ्रॉम द डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म DCP, ठीक है, डिजास्टर रिलीफ के लिए भी डेटा ये बताएगा, ठीक है। ओके, तो चलो पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है PSLV और क्या होता है GSLV। चलो, तो PSLV देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, आपको पता भी होगा। हाँ, अब एक होता है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, GSLV लॉन्चिंग व्हीकल। अब GSLV क्यों लाए हम लोग? ठीक है, तो GSLV लाने के पीछे रीजन था कि देखो 1993 में ना, पहले हम लोग PSLV भी नहीं बना पाते थे, तो हम लोग रसिया पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, रसिया पे। ओके, कोई भी हेवी वेट का सैटेलाइट छोड़ना होता था तो, ठीक है। लेकिन PSLV पे ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जैसा कि नाम में बताया जाए, तो मोस्टली इससे ना पोलर ऑर्बिट में छोड़ा जाता था, ओके, और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में भी, सन सिंक्रोनस में भी छोड़ा जाता था, लो अर्थ ऑर्बिट में भी छोड़ा जाता था, ठीक है। तो PSLV का जो पेलोड है ना, वो जो जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट जो होता है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है वो, तो वहाँ तक के इसका जो है 1300 kg से ये ज़्यादा नहीं ले जाता था हाई अर्थ ऑर्बिट के लिए, ठीक है, लो अर्थ मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट के लिए 1300 kg से नहीं ले जा पाता था। अब जैसे जैसे टाइम चेंजेस हो रहा है, तो सैटेलाइट का वेट थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। देखो, सैटेलाइट का वेट ना बहुत कम होता है, जितना रॉकेट का फ्यूल वगैरह और रॉकेट का इंजन का वेट होता है ना, उससे बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, ठीक है। एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं आ रहा है कि 1/3 होता है या 1/5 होता है, तो मैं बता दूंगा, याद आएगा तो। ओके, तो चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था कि ये अर्थ है अपना प्यारा सा, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक के देखा था कि आपका 160 से 2000 किलोमीटर तक के लो अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद 2000 किलोमीटर से जो अपर वाला था 35,786, दैट इज 36,000 किलोमीटर, क्या था हम लोग का? वो था मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। एग्जैक्ट यहीं पे लोकेशन पे, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जब भी हो रहा था तो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है और सैटेलाइट का जो रोटेशन पीरियड है, दोनों सेम हो जा रहा था, ठीक है। इसीलिए बोल रहे थे क्या? इसीलिए बोल रहे थे कि जियो सिंक, मतलब अर्थ के साथ, जियो मीन्स अर्थ, और अर्थ के साथ सिंक है इतना हाइट पे मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, ओके। चलो, तो देखो PSLV से दिक्कत क्या हो रहा था कि हेवी वेट सैटेलाइट को नहीं ले जा पा रहे थे, तो हमने लाया जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। इसमें क्या होता है ना कि एक लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाके इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया जाता है सैटेलाइट को, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे सैटेलाइट है, ओके, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, उसके बाद एक यहाँ से अपना पाथ चेंज करना शुरू कर। पहले मैंने छोड़ दिया तो हम लोग के लिए ईजी हो गया, तो फिर पाथ चेंज करते 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 वो अपना
जाके मीडियम अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी में क्या होता है ना कि वो अर्थ के साथ ही घूमते रहता है। देखो स्टेशनरी का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। तो ऐसे अर्थ है ना, तो इस पर ऐसे इस तरह से घूमते रहेगा, मतलब जिस तरह से अर्थ घूम रहा है ना, तो उसके स्टेशनरी में हालांकि हाइट वही होगा, ठीक है, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी 35,786, ठीक है, मतलब 36,000 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने कल बता दिया था कि जो वी का जो वैल्यू होगा ना, ऐसे वी का वैल्यू मैंने बताया था √GM/r² शायद बोल दिया था। तो इसका वैल्यू क्या होगा, √GM/r होगा, ठीक है, √GM/r। वो कैलकुलेशन में गलती हो गया था, मैंने r² लिख दिया था, लेकिन GM/r होगा, ठीक है, ओके। तो इसको आप लोग देख लोगे। तो वही चीज़ है, देखो अब GTO2 ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, GTO2 GEO, ठीक है। देखो स्मार्ट पहले था सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, उसके बाद ASLV, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसके बाद PSLV में बहुत सारा लोड बढ़ाए हैं हम लोग। अब आपने सुना होगा कि PSLV एक्सेल होता है, PSLV सॉरी पहले तो DL होगा ना यार, मैं अभी कहाँ एक्सेल पे चला गया। तो एक्सेल देखो पहले तो DL होगा, D फॉर डुअल लोड, मतलब 2 इंजन होगा, 2 स्ट्रैप्स मोटर होगा एक्स्ट्रा, ओके। उसके बाद Q फॉर क्वाड्रिलेटरल, तो इस पर 4 होगा, और फिर एक्सेल में 6 होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये ऐसे ही मतलब पेलोड बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ तक के पहुँच चुके। एक्सटेंडेबल जो उसका ये है, पे लोड लगाते गए हैं, मोटर लगाते गए हैं, और वैसे वैसे बढ़ाते गए, लेकिन एक लिमिट होता है ना कहाँ तक कि आप उसको बढ़ाओगे। तो बाद में हम लोगों को GSLV लाना पड़ा। GSLV MK3 जो MB था इसके लिए चंद्रयान के लिए। तो हम लोगों ने देखा ही, इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिया हम लोगों ने GSLV। देखो यार, अगर ज़्यादा बताने लगूंगा तो अभी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइंस एंड टेक का क्लास, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट था BPSC एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया। चलो जेनोम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया देखते हैं। देखो जेनोम, पहले तो सीक्वेंसिंग क्या होता है ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो जेनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, तो इसमें ना यूज़ करते हैं, इस जेनोम सीक्वेंसिंग को यूज़ क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, जीन को सीक्वेंस क्यों करते हैं, तो रेयर डिसऑर्डर, प्री कंडीशन फॉर डिसऑर्डर, ठीक है, और कैंसर का पता लगाने के लिए, ठीक है। अब ये तो पता ही होगा आपको, मैंने बताया भी है, जैसे कि पहले का वीडियो में जैसे QIQs करा रहा था। तो किस तरह का DNA में पेयर होता है, ATCG, एडेनिन, थाइमिन, ठीक है, और CG, ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट में पेयर होता है, और इसी में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। और हर सेल के पास जो भी न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्या होता है, तो इस तरह का DNA में मॉलिक्यूल में इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होता है और वो पास होता है, ठीक है, जैसे जैसे सेल ग्रो करेगा, और या ऑफ स्प्रिंग पे, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, समझ गया, ओके। तो जेनोम जो है ना हम लोग में ना अप्रॉक्सीमेटली ये 3 बिलियन बेस पेयर्स है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जीन का ऑर्डर जेनेटिक मतलब इसीलिए देखते हैं क्योंकि उसको स्टडी कर सके, सीक्वेंसिंग कर सके, ठीक है। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या अनाउंस किया है, कंप्लीशन ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ 10,000 इंडियन जेनोम्स, ओके, ठीक है। इससे क्या हेल्प मिलेगा, इससे हेल्प में कोई भी हेरिडिटरी मतलब डिजीज़ है, ठीक है, और वो हेरिडिटरी डिजीज़ होता क्यों है, देखो कंसेप्ट है, देखो दो जब सेम जेनेटिक मेकअप के लोग जो इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, जब इंटरब्रीड करेंगे तो क्या होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकलेगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आएगा। तो देखो होता क्या है ना कि जैसे कि सेम होमोजेनिटी अगर हो, मान लो कि आपने सुना होगा कि अगर बहुत नज़दीक में मैरिज होता है तो बच्चा का जो दिमाग है ना वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर मैरिज हो आपका, तो उस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वेरी स्मार्ट होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेज होते हैं, उसका जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब जितना दूर में शादी उतना विल बी द जेनेटिक ऑफस्प्रिंग विल बी स्ट्रॉन्ग, ओके, और डिजीजेज होने के चांस विल बी लेस, ओके। चलो, तो जेनोम सीक्वेंसिंग इज अ लैबोरेटरी मेथड दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंटायर जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पेसिफिक organism, ठीक है। genome sequencing can read the interpret the genetic information found either in DNA or RNA, DNA for deoxyribonucleic acid, RNA for ribonucleic acid, मैंने बताया था DNA to RNA ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, DNA to RNA ट्रांसक्रिप्शन, और RNA to प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको तो याद ही रखना, ठीक है। हमने देखा था PYQs क्वेश्चन में कि RNA से DNA कैसे जो रेट्रोवायरस हैं उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है। चलो, तो इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो,
तो ये देख लिया, ह्यूमन जीनोम आर मेड ऑफ डीएनए। ओके, चलो देखो ये जीआईपी है ना, कैसा है, मैं आपके लिए अच्छा चीज़ लाया हूँ। देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि गैदर करते हैं पहले सैंपल को, उसके बाद क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे डेटा को, उसके बाद क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडियन रेफरेंस क्या करेंगे, जेनोम ग्रिड इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि जो भी बीमारी हो उसका पता लगाया जाए, उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से मिल पाए, ठीक है। ठीक, तो ये क्या है अबाउट जीआईपी, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने तो ऐसे देख ही लिया कि एम टू सीक्वेंस है 10,000 ऑफ इंडियन जीनोम, और इसमें 20 कंजोर्टियम ऑफ, इसमें है ना कंजोर्टियम ऑफ 20 नेशनल इंस्टीट्यूट इसमें लगे हुए हैं। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर कौन है इसका, सेंट्रल ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फंड कर रहा है इसको। हाई प्रायोरिटी डिजीज, अनकॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर को देखना है, ठीक है। ओके, ये तो कल वाला था, तो इसको तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। देख लिया हमने कैसे जीनोम जो भी जीआईपी था उसमें किस तरह से हम लोगों को गैदर कर रहे थे सैंपल को, उसके बाद कंपाइल कर रहे थे डेटा को, उसके बाद कंडक्ट रिसर्च हो रहा था उस पर, और इंडियन रेफरेंस जीनोम ग्रिड एस्टैब्लिश करना, जिससे कि बहुत सारा हेल्प मिलेगा हमको। देखो ये 2020 में अनाउंस किया गया था, ठीक। और अभी तक के हमने देखा कि 2/3 जो इसका काम है वो कंप्लीट हो गया, 2/3 कंप्लीट हो गया। कितना का, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ था, छूट गया मेरे से, तो 2/3 जो है काम कंप्लीट हो गया। अंडर दिस प्रोजेक्ट ह्यूज डेटाबेस ऑफ 8 पेटाबाइट स्टोर एट इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इन फरीदाबाद, नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। देखो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना 1990 में शुरू हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने भी लिखा 1990 में शुरू हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लॉन्च इन एंड कंप्लीटेड इन 2003, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरह से, ये डेटा कुछ हमको ये लग रहा है। फिर मैंने अभी उस पर रिसर्च किया हूँ, तब पता है 2023 में अभी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, और अभी भी 0.3% का एरर है। ओके, तो फर्स्ट डीएनए सीक्वेंसिंग डेवलप बाय फ्रेडरिक सैंगर ने फर्स्ट डीएनए सीक्वेंसिंग डेवलप किया था, इंपॉर्टेंट याद कर लो कि ये सब चीज़ पूछा जाता है। एंड सीक्वेंस द फर्स्ट फुल जीनोम इन 1977 इन इंडिया, CSIR कंप्लीटेड फर्स्ट जीनोम इन इंडिया इन 2009, ठीक है। कौन कंप्लीट किया है फर्स्ट ह्यूमन जीनोम इन इंडिया, CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक और जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है वो। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको कर ही लेते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में दिया गया है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था 18 लोकसभा का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है ना, उसी दिन MCC जो है और इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है, ठीक है, MCC, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या होता है, कि आपको इतना से ज़्यादा व्हीकल लेके नहीं चलना है, इतना से ज़्यादा पैसा नहीं बांटना है, ये जो भी है अनइथिकल चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये है, तो वो 7 फेज में ये इलेक्शन हुआ है, और बिहार में 7 फेज में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना % वोटिंग हुआ, बिहार में कितना % वोटिंग हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लोगे, ठीक है। MCC क्या सेट करता है, गाइडलाइंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटेल्स अबाउट हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट मोस्ट कंडक्ट देमसेल्फ ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन एंड पोलिंग, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या है, हाँ एक चीज़ और है, ये 18th लोकसभा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको पूछ दिया जा सकता है, ओके। तो 1960 में बैकग्राउंड है इसका, 1960 में स्मॉल सेट ऑफ डू एंड डोंट लिस्ट रिलीज ड्यूरिंग द केरला असेंबली इलेक्शन, पहला बार जेनेसिस यहीं हुआ था। और 1991 में कोड ऑफ बायस कंसल्टेटेड एंड एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। MCC गेट जुडिशियल रिकॉग्निशन इन द हरबंस सिंह केस जलाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2001, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इट अप्लाइज इन लोकसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ड्यूरिंग द बाई इलेक्शन। रेगुलेशन ऑफ ओपिनियन एंड एग्जिट पोल, ठीक है। एग्जिट पोल पता है ना आपको कि इलेक्शन के पूरा कंप्लीट होने के बाद ही लाया जा सकता है, जब हर फेज़ में इलेक्शन हो गया हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन द गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, सही है। इट डज नॉट डोंट हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग, हाँ दे सकता है एग्जामिनेशन में कि MCC हैज़ स्टैट्यूटरी बैकिंग, जैसे बोल रहे हैं RPA से है, RPA 1950 से है, RPA 1951 से है। बताओगे RPA 1950 और 1951 में क्या डिफरेंस है? तो RPA में ना 1950 में ना यही चीज़ है कि जैसे इलेक्टोरल रोल हो गया, इलेक्टोरल ऑफिसर हो गया, और भी डिलिमिटेशन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, ये 1950 वाला मैं बता रहा हूँ, और 1951 में तो फिर बहुत सारा जितना भी चीज़ बचा होगा सब इसी में आ जाता है। मैं बस ऐसे ही बता दिया, सो मेंस के लिए हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक। फिर स्टैंडिंग कमेटी इन 2013 जो है वो लीगली बाइंडिंग द जो है स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट का 2013 का रिकमेंड किया कि लीगली बाइंडिंग द MCC, ठीक है।
और इसमें ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, एक चीज़ और था, जो इलेक्शन है वो अनाउंस कौन करता है, इलेक्शन जो है ऑफिशियली अनाउंस कौन करता है। लोकसभा इलेक्शन पूछ रहा हूँ मैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थी इस बार भी सी विल नोटिफाई, अभी के टाइम में तो उन्हीं प्रेसिडेंट ही नोटिफाई करते हैं लोकसभा इलेक्शन को। और इन द केस ऑफ स्टेट असेंबली हु विल नोटिफाई, अच्छा ये प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, प्रेसिडेंट विल अनाउंस। एंड गवर्नर, ये यूपीएससी का पीवाई क्यूज है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और स्टेट में गवर्नर विल अनाउंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो आप लोग बताओगे कैसा लगा, और थोड़ा यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं बोलना अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी है देख रहे हो तो कर दो। ओके, चलो, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और मैं कुछ अच्छा लाने वाला हूँ आप लोग के लिए, नो वरीज, बहुत अच्छा होगा। अभी 2-4-5 दिन वेट कर लो, कुछ अच्छा चीज़ के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। ओके, चलो, थैंक यू अगेन।